हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सिविक्स का सेकंड चैप्टर का बचा हुआ पार्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि भारत में विकेंद्रीकरण। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो पढ़ा है वो ये जाना है कि भारत में संघात्मक सरकार है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट है। और फेडरल गवर्नमेंट का मतलब हमने बताया था, फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पावर दो या दो से ज़्यादा स्तर पर बटी होती है। तो दो या दो से ज़्यादा स्तर पर जो पावर बटी होती है, उसके बाद एक तीसरे स्तर की सरकार भी होती है जिसे लोकल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। तो आज हम यही जानेंगे कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो किस तरह से काम करती है, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, उसके काम क्या हैं, उसके द्वारा कार्य किए गए किस तरह से किए जाते हैं। तो ये सबको पता है कि केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बड़ी सरकार है, उससे छोटी राज्य सरकार है यानी कि उससे छोटी सरकार, और सबसे छोटी तीसरे स्तर की सरकार होती है जिसे लोकल गवर्नमेंट और हिंदी में स्थानीय सरकार के नाम से जानते हैं। बच्चों, गांवों के अंदर यानी कि जो आपके रूरल एरिया हैं वहाँ पर इसे पंचायती सिस्टम कहते हैं, जबकि शहरों के अंदर इसे नगर निगम, नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। दोनों हैं एक ही, दोनों के काम एक ही हैं, दोनों के बनने का तरीका एक ही है, बस जगह का अलग है, जगह अलग है और दोनों के नाम अलग अलग हैं। तो सबसे पहले पंचायती सिस्टम की बात करते हैं कि पंचायती सिस्टम किस तरीके से काम करता है, पंचायती सिस्टम कैसे काम करता है। तो आप ये समझिए कि भारत में पंचायती सिस्टम 3 लेवल पर काम करता है। हर गांव के अंदर एक ग्राम पंचायत होती है। जैसे ये आपके सामने हम बना रहे हैं, ये गांव है छोटे छोटे, और इन कुछ गाँव को मिलाकर के एक बना देते हैं ब्लॉक समिति। पहले हर एक गांव के अंदर पंचायत है, छोटे छोटे गांव हैं, ये आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे गांव हैं। इन गांवों के अंदर पंचायत है, लेकिन क्या करा गया, कुछ गांवों को मिला दिया गया और इसे बनाया गया ब्लॉक। यहाँ बनाई गई ब्लॉक समिति। ऐसे ही एक ब्लॉक फिर ये होगा, एक ब्लॉक फिर ये होगा, और ऐसे कुछ ब्लॉकों को जब हम मिला देंगे तो बन जाएगी जिला परिषद। ये जिला लेवल, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पंचायती सिस्टम 3 स्तर पर काम करता है। सबसे पहला स्तर ग्राम स्तर है, दूसरा स्तर ब्लॉक स्तर है, लेवल है, और तीसरा स्तर जो है वो जिले लेवल पर काम करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में पंचायती सिस्टम 3 तरीके से काम करता है। पंचायतों का काम क्या है, पंचायती सिस्टम का काम क्या है, अपने अपने स्तर पर छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना, जैसे गली में सफाई की व्यवस्था करना, रोशनी की व्यवस्था करना, छोटे लेवल पर एजुकेशन, प्राथमिक स्तर पर स्कूलों आदि की व्यवस्था करना। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, मजबूत बनाना, ये इसका क्या होता है, काम होता है। जबकि आप ये कह सकते हैं कि शहरों के अंदर भी ये समस्याएं होती हैं। शहरों के अंदर इन समस्याओं को निपटाने के लिए नगर निगम यानी कि हमने आपको बताया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपैलिटी बनाई जाती है। नगर निगम और नगर पालिका भी उसी तरीके से बनाई जाती है। नगर के अंदर से कुछ लोगों को चुना जाता है जिन्हें काउंसलर बोलते हैं, और ये काउंसलर अपना एक हेड बनाते हैं जिसे मेयर कहते हैं, आपने सुना है। और फिर ये नगर निगम भी वही सारे काम करती है जो गांव में पंचायतें के द्वारा किया जाता है। एक तो इससे छोटे लेवल पर डेमोक्रेसी आती है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो सदस्य होते हैं वो लोकल मेंबर होते हैं, और लोकल मेंबर अपने एरिया की समस्या को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए छोटे लेवल पर डेमोक्रेसी लाने के लिए, समस्याओं को निपटाने के लिए, बड़ी सरकारों के बोझ को कम करने के लिए ये तीसरे लेवल की सरकार हमारे यहाँ पर काम करती है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये नहीं, आपके कोर्स में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता कि पंचायतों के क्या काम हैं, नगर निगम कैसे बनती है, इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आता है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक सबसे मेन क्वेश्चन लेकर के आता है 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ज़रिए क्या चेंज किए गए, क्या बदलाव लाए गए, और उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ज़रिए पंचायतों के अंदर किन किन चेंजेस को लाया गया, किस किस परिवर्तन को लाया गया, ये आपको समझना है। ये क्वेश्चन इतना मेन क्वेश्चन है कि हर साल एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को तैयार करना आपको कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बच्चों, अब तक जो पंचायतें होती थी या म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती थी, उनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं था कहीं भी।
कहीं पर ये 3 साल काम करती थी, कहीं पर 4 साल काम करती थी, कहीं पर 5 साल काम करती थी। लेकिन 1992 के अमेंडमेंट के ज़रिए ये कंपलसरी कर दिया गया कि भारत के अंदर जितने भी स्थानीय सरकार है यानी लोकल गवर्नमेंट पर जो भी गवर्निंग बॉडी काम कर रही है, चाहे वो नगर निगम है, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे वो जिला क्षेत्र समिति है, चाहे वो ग्राम पंचायत है, चाहे वो पंचायत समिति है, चाहे वो जिला परिषद है, कुछ भी है, सबका टाइम पीरियड 5 साल फिक्स कर दिया गया। सबसे पहली बात, सबका टाइम पीरियड 5 साल फिक्स कर दिया गया। और साथ साथ ये और कह दिया गया कि अगर किसी भी कारण से किसी भी बॉडी को डिसमिस किया गया है, भंग किया गया है, तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करके नई गवर्नमेंट को बनाना कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। ये आपका पहला पॉइंट है। एक बार फिर दोहराते हैं, बहुत सिंपल है। सभी पंचायतों का टाइम पीरियड, कार्यकाल 5 साल फिक्स कर दिया गया, और यदि किसी कारण से किसी को भी भंग किया जाता है तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराने क्या होंगे बच्चों, कंपलसरी होंगे। ये सबसे पहली बात है, ये सबसे पहला पॉइंट है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट बच्चों, आप सबको पता है कि हमारे यहाँ एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, महिलाएं हैं, ये सब पिछड़े वर्ग माने गए हैं। तो इन पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सभी जगह रिजर्वेशन को लाया गया है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कहीं भी हो। तो इन ग्राम पंचायत के ऊपर भी और पंचायत समितियों में भी ये काम किया गया है कि किसी भी पंचायत को अगर बनाना है या किसी भी म्यूनसिपैलिटी को बनाना है, तो उस शहर के अंदर या उस गांव के अंदर जितनी % एससी, एसटी और ओबीसी आबादी रहती है, जितने लोग एससी, एसटी और ओबीसी कास्ट के हैं, उतनी ही % सीटें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए क्या की जाएगी, रिजर्व की जाएगी। ये दूसरा पॉइंट है। मान लीजिए एक छोटा गांव है, उस गांव के अंदर में पंचायत बनानी है, ग्राम पंचायत का निर्माण करना है। तो उस गांव के अंदर अगर 10% लोग एससी कम्युनिटी के हैं, तो जितने भी हमें पंचायत के लिए मेंबर चुनने हैं उसके 10% निकाल करके वो सीटें, उतनी सीटें उनके लिए एससी के लिए रिजर्व की जाएंगी। इसमें एक बात और जोड़ सकते हैं जो बुक में नहीं लिखी है, वो ये बात है कि जो सीटें एससी, एसटी के लिए रिज़र्व होंगी, जितनी सीटें भी रिज़र्व निकल के आएंगी, उनके अंदर 1/3 फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन कंपलसरी है। ये सेकंड पॉइंट के अंदर ही है। यानी कह सकते हैं कि एससी को तो रिजर्वेशन दिया ही गया है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है एससी कम्युनिटी में जो फीमेल हैं, एससी फीमेल हैं, एसटी फीमेल हैं, उन लोगों को भी आगे लाने के लिए उनके लिए भी 1/3 रिजर्वेशन किया गया है। ये 2 पॉइंट होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? तीसरा पॉइंट है हमारा नॉर्मल फीमेल्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन। यानी कहने का मतलब ये है, पूरी जितनी भी पंचायत हम बना रहे हैं या नगर निगम बना रहे हैं या नगर पालिका बना रहे हैं, उनके अंदर भी फीमेल्स के लिए 1/3 क्या होगा, रिजर्वेशन कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। आप इस पॉइंट को इस तरह समझ सकते हैं, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक पंचायत है या नगर निगम है या नगर पालिका है, कुछ भी है, वहाँ हमें 15 मेंबर चुनने हैं। तो क्या होगा, 1/3 का मतलब हुआ, यानी कि 1/3 का मतलब हुआ आपका इतना, यानी कि ये आएगा 5 सीटें। जो 5 सीट होंगी वो फीमेल के लिए रिज़र्व क्या होंगी, कंपलसरी होंगी, अनिवार्य होंगी। कि 5 सीटों को फीमेल्स के लिए क्या किया जाएगा, रिज़र्व किया जाएगा। 1/3 सीटें फीमेल्स के। तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों? पहले ऐसा होता था, जो पंचायतों के चुनाव होते थे वो गवर्नमेंट कराती थी। अब गवर्नमेंट तो किसी पार्टी की हो सकती है, तो हो सकता है कि वो उसमें कुछ गड़बड़ी करा ले। इसलिए आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा था कि भारत में जितने भी बड़े बड़े चुनाव हुए हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के, राष्ट्रपति के, सभी चुनाव एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो। तो इसीलिए ये कहा गया कि अब पंचायतों के और नगर निगम यानी कि म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शनों को कराना भी सरकार की नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की ही क्या होगी, जिम्मेवारी होगी। इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेवारी होगी कि वो क्या कराएगा, वो
इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, ताकि इलेक्शन में कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की कोई धांधली ना हो। ये आपका चौथा पॉइंट है कि चुनाव आयोग की देखरेख में ही पंचायतों के चुनाव भी कराए जाएंगे। पांचवा पॉइंट क्या है बच्चों? पांचवा पॉइंट ये है कि अब हर राज्य सरकार देखेगी कि कौन सी पंचायत को कितने पैसों की ज़रूरत है, और एक कह सकते हैं आप वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी रिकमेंडेशन पर ही पंचायतों को पैसा बांटा जाएगा कि किस पंचायत को हमें कितना पैसा बांट देना है, किस पंचायत को 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, किस पंचायत को 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो एक कह सकते हैं कि एक ऐसी सेंट्रलाइज व्यवस्था कर दी गई जिसकी रिकमेंडेशन पर ही पंचायतों को पैसा बांटा जाएगा। ये 5 पॉइंट आपके सामने दिख रहे हैं आपकी बुक के अंदर। एक आधी बातें और आपको और बता सकते हैं, जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक चीज़ और कर दी गई थी गिवन, कि पंचायतों एक बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना शेड्यूल हैं, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें 8 शेड्यूल थी, 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन आज बढ़ते बढ़ते 12 हो गई हैं। तो 1992 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ज़रिए एक 11th शेड्यूल यानी 11वीं अनुसूची और जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत इनका पंचायतों का काम और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, पंचायतों की जिम्मेवारी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई कि भाई छोटे छोटे काम गांव के और समस्याओं को सुलझाना, ये सब भी पंचायतों की क्या होगा, जिम्मेवारी होगी। पंचायतों को ये वाली जिम्मेवारी भी अपनी बखूबी निभानी होगी। तो एक ये बात भी आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं कि पंचायतों के और नगर निगम के काम को और ज़्यादा पहले से क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ज़्यादा कर दिया गया, उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ा दी गई कि उनको अब ये वाले सब काम भी क्या करने हैं, तरीके से निपटाने हैं और लोगों की हेल्प करनी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया वाला टॉपिक है, इसके अंदर से सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि 1992 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ज़रिए क्या क्या चेंजेस किए गए। बच्चों इस वाले टॉपिक में से ये क्वेश्चन कि पंचायतों के काम क्या हैं, नगर निगम के काम क्या हैं, ये बहुत कम आता है। आप ये एक नंबर में तो क्वेश्चन आ सकता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर को क्या कहते हैं, पंचायत समिति के मेंबर को क्या कहते हैं, एक आधे नंबर में आ सकता है। अदरवाइज़ ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया गया है, ये 5-6 पॉइंट 1992 में, ये तो हर साल एग्ज़ाम के अंदर आता है और हर साल एग्ज़ाम के अंदर देखा गया है। इसको आप सही तरीके से और बहुत ही कह सकते हैं अच्छे से इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ताकि इस क्वेश्चन में आप पूरे नंबर ले सकें। तो आपका ये लास्ट का टॉपिक है, ये आपका यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है ये वाला टॉपिक पूरा। इसको आज पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए।